हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, इससे पहली क्लास में हमने चर्चा की थी नंबर सिस्टम पर, जहाँ हमने अभाज्य संख्याओं तक पढ़ लिया था। हम आज पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्याएं। देखिए, सहभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? तो यानी देखो, यदि यदि दो प्राकृतिक संख्याएं यदि दो यदि दो प्राकृतिक यदि दो प्राकृतिक संख्याएं यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का लें, ठीक है, यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का मासा मासा यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का मासा एक हो, यदि कोई दो प्राकृतिक संख्या है और उनका अगर मासा एक है, तो वे संख्या कैसी होंगी? आपस में सह अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो देखो, 5,4 है, ठीक है। अगर 5,4 अगर ये आपस में कैसी हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। देखो, क्योंकि 5 और 4 का अगर हम इनका मासा निकालेंगे दोनों का, तो इनका मासा हमेशा कितना आएगा? इनका मासा हमेशा एक आएगा, ठीक है। एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे कि सह अभाज्य संख्या होने के लिए जरूरी नहीं कि दोनों संख्या अभाज्य हों, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 तो अभाज्य है लेकिन 4 अभाज्य नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में कैसी हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक जान लिया सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं। उसके बाद में आगे बात करेंगे कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है। कौन सी? वास्तविक संख्याएं। देखो, अभी पेज चेंज कर लेते हैं। अगला नंबर कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं। देखो, वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्या यानी जितनी हमने अब तक संख्याएं पढ़ी, सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, और उसके बाद में परमेय अपरमेय, यानी इन सभी संख्याओं को मिलाकर ये सभी संख्याओं मिलकर क्या बनती हैं? वास्तविक संख्या बनती हैं, ठीक है। तो देखो, इनको हम अगर एक मैप के माध्यम से समझना चाहें, तो जैसे कि सबसे पहले मान लो ये हमने सबसे पहले पढ़ी प्राकृतिक संख्या। कौन सी पढ़ी हमने? प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी। और सभी अगर सभी प्राकृतिक हमने पढ़ा था क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। तो वो हो गई पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या। और सभी अगर पूर्ण संख्याओं को सभी पूर्ण संख्या पढ़ी थी, और सभी पूर्ण संख्याएं मिलकर क्या होती हैं? पूर्णांक होते हैं, ठीक। पूर्णांक। और सभी पूर्णांक, और इसी प्रकार से सभी पूर्णांक हो गए। सभी पूर्णांकों सभी मिलकर ये क्या बनती हैं? परमेय संख्या, ठीक है। यहाँ कौन सी होती है? परमेय संख्या, ठीक है। सभी पूर्णांक परमेय। देखो, सभी पूर्णांक में क्या होती है? परमेय। एक होती है परमेय, और यहाँ एक अलग से होती है अपरमेय, ठीक है। तो पूर्णांक नहीं होती, वो कौन? एक होती है अपरमेय। अगर इन परमेय और अपरमेय को मिला दिया जाए, परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय इन दोनों को भी मिला दिया जाए, तो कौन सी संख्या बन जाती है? हमारी बन जाती है वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या, ठीक है। देखो, एक होती है संख्या, दो प्रकार की बचती है लास्ट में आएगा, वास्तविक संख्या, और एक बचती है काल्पनिक। ये अलग होती है। कौन सी? काल्पनिक। काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक, देखो, वास्तविक संख्या है तो ये सभी हो गई, यानी पूर्णांक, प्राकृतिक, परमेय, अपरमेय। अब तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी वो सभी संख्याएं किसमें होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। अच्छा, एक होती है काल्पनिक। तो काल्पनिक संख्या अपनी जानकारी के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन अभी इसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे कि अगर कोई संख्या अंडर रूट में कैसी हो? ऋणात्मक आ जाए, जैसे अंडर रूट का 2 हो गया, ठीक है। अंडर रूट में माइनस अंडर रूट में आप मान लें 9 हो गया, तो ये सभी संख्या कैसी होंगी? काल्पनिक संख्या होंगी। तो आज हमने मतलब संख्याओं की बेसिक जानकारी थी उनके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा। देखिए, इससे आगे
हम अब एक चीज़ बता दें, एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि कहीं कहीं थोड़ा मतलब क्वेश्चन भी आता है और कंफ्यूज भी होता है। देखिए जैसे एक होता है स्थानीय मान, आपने पढ़ा होगा, एक क्या होता है स्थानीय मान, और एक लिखा होता है जातीय मान। ठीक है, जातीय मान। तो देखो स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है दोनों में। स्थानीय मान वो होता है जिस स्थान पर संख्या होती है, जैसे कि यानी मान लो ये लिखा है 530 लिखा है, ठीक है, 563 लिखा है, ठीक है। तो हम अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा। अगर बचपन में 6 स्थानीय मान पढ़े थे तो किस तरह लिखाते हैं, 3 गुणा इकाई का गुणा कितना हो जाए 3, फिर जो दहाई के स्थान पे है तो 6 गुणा 10 कितना हो जाएगा 60। इसी प्रकार ये 5 कितने सैकड़ा के स्थान पर, तो 5 गुणा 100। इस तरह हम क्या निकालते थे स्थानीय मान 500, ठीक है। अब जातीय यानी जातीय मान वो होता है उस संख्या का खुद का अपना मान, यानी जो संख्या मतलब जिस संख्या की वैल्यू है वो खुद की अपनी होती है। जैसे 6 तो ये 6 रहेगा, 6 के लिए चाहे किसी भी स्थान पर रख दो, इकाई के स्थान पर रख दो फिर भी 6 होगा, दहाई भी 6, यानी 6 का जो उसका वास्तविक मान होता है संख्या का वो जातीय मान होता है। और संख्या जिस स्थान पर होती है वहाँ वो इसका स्थानीय मान पर। जैसे अगर 6 इसमें देखते हैं तो ये कौन से स्थान, दहाई के स्थान पर, यानी यहाँ 60 है, 6 का स्थानीय मान इसमें 60। ऐसे मान लो कोई संख्या है मान लो यानी कितने 76,304 है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जाए कि 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 का स्थानीय मान, तो इसमें 6 का स्थानीय मान हम कितना पढ़ेंगे, 6 का स्थानीय मान है 6, तो कौन सी कितना इकाई दहाई सैकड़ा यानी और हजार, तो कितना हो गया 6 का स्थानीय मान 6000 हो गया, ठीक है। अगर हम आपसे ये पूछें कि इसमें 6 का जातीय मान कितना है, 6 का जातीय मान, तो 6 का जातीय मान वो 6 ही रहेगा कि 6 वो ये नहीं उसका वास्तविक मान होता है 6, ठीक है। चलिए हम इससे आगे चर्चा करते हैं। तो ये कन्फ्यूज रहता है तो ये भी दूर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम, जातीय मान हो गए, स्थानीय मान हो गए। उसके बाद पढ़ते हैं, देखें कुछ एक सूत्र हमेशा आप ध्यान रखें, इससे क्या होता है कि कुछ सवाल इस पर पूछे जाते हैं, बाद में हम क्वेश्चन करेंगे तो इस ये काम आएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे हम मान लो यहाँ 7 है, ठीक है, और हमको भाग देना है 30 में, ठीक है। तो 7 में अगर 30 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, और यानी शेष कितना बचेगा 2, ठीक है। देखो यानी जिस संख्या से हम भाग देते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी आती है वो होती है भाजक, कौन सी होती है भाजक, और यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो कौन सा होता है भागफल। और यहाँ जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, ठीक। और बाद में जो घटने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल, सही है। देखो अगर आप ध्यान दें, अगर हमको इन 4 में से कोई चीज़ 3 चीज़ें दी जाएंगी और एक मतलब छिपा दी जाएगी, वही हमसे पूछेंगे। अगर हमसे पूछेगा कि कोई संख्या इतनी भाज्य इतना है और भागफल इतना है, शेषफल इतना है, भाजक बताइए, ठीक है। इसी प्रकार से पूछेगा कि भाजक इतना है, भागफल ये है और शेषफल ये है, तो भाज्य बताइए। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम भाज्य हमसे पूछा जाए तो हम भाज्य कैसे निकालेंगे। देखो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर यानी इसको भाजक को भागफल का गुणा कर देते हैं, भाजक गुणा भागफल, और प्लस इसमें जो शेषफल होता है उसको जोड़ देते हैं, प्लस शेषफल, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर लगेंगे, क्योंकि ये क्या है महत्वपूर्ण है, और आप जानते हैं कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनको बॉक्स के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो इसको आप क्या रखें, याद रखेंगे। देखो अगर आपसे ये इसमें पूछा जाए ये 7 क्या है, 7 हम कह सकते हैं ये क्या है भाजक है, भाजक 7 क्या है भाजक है। अगर 4 से पूछा जाए 4 क्या है तो आप कह सकते हैं ये है भागफल, क्या है
भागफल, और ये जो बचा से इसे बोलते हैं शेषफल, और ये है भाज्य। क्या है? भाज्य। ठीक है, देखो इस पे हम आधारित एक प्रश्न कर लेते हैं। जैसे देखो एक प्रश्न कर लेते हैं, ये सूत्र भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने मान लो दिया है आपके लिए कि भाजक दिया है आपके लिए 5, भागफल दिया है आपको 3, और शेषफल दिया है आपको 1। तो भाज्य ज्ञात करिए। ठीक है, भाज्य बराबर बताइए, यही आपको पूछ सकता है कि वो संख्या बताइए। यहाँ पर जो भाज्य लिखा है इसकी जगह आपसे वो वही पूछ सकता है कि वो संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हम देखो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम ज्ञात करेंगे। देखें सूत्र हमने क्या पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, देखो अब हमारे लिए इसमें भाजक कितना दिया है, भाजक दिया है 5 गुणा भागफल कितना दिया है 3 प्लस शेषफल कितना दिया है 1। ठीक है, देखो आप हम ये ऐसी आशा करते हैं कि आप लोग जो सरलीकरण है उसका बेसिक नियम जानते होंगे। तो इसमें क्या पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। तो 5 दिया 15 और प्लस 1 कितना हो गया 16 हो गया। तो वो संख्या कौन कितनी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाजक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। चलिए पेज अगला नहीं आ रहा, इसको मिटा लेते हैं यहाँ। चलिए बस मिटा देते हैं। देखिए ये पढ़ लिया, चलो एक दो सवाल और कर लेते हैं इसी पे। अब की देखो भाज्य दिया होगा आपको। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखें, चलो अभी बताते हैं, यहाँ बता देंगे, एक बार और लिख लेते हैं। भाजक आपको दे रखा है, चलिए लिख लेते हैं 8। ठीक है, भाजक 8 दिया है आपको, और भागफल आपको दिया है 5, शेषफल आपको दिया है 3। तो भाज्य बताइए। देखो एक कन्फ्यूज और रहता है, वो आप और सीख लें, छोटा सा रहता है। जैसे यहाँ हमने क्या लिखा था, भाजक, और ये भाज्य या भागफल, और यहाँ शेषफल। ठीक है, देखो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, वो पता है कौन सी, वो यहाँ पर रखें ध्यान कि जो शेषफल होगा, ये जो शेष आएगा वो हमेशा भाजक से कैसा आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, भाजक से कैसा आएगा, छोटा आएगा। भाजक से कैसा होगा, छोटा होगा शेष। देखो आपको बताते हैं, अगर ध्यान दो, अगर इसके बराबर हो जाएगा भाजक के, ठीक है, या इससे बड़ा, तो वो तो भाग चला जाएगा ना उसका एक बार, या तो ये हमेशा ये भाजक बड़ा रहेगा शेषफल से, शेषफल क्या होगा छोटा होगा, तभी भाग नहीं जाएगा। जैसे देखो इसमें हम संख्या, तो भाज्य से बराबर क्या पढ़ते हैं, भाज्य बराबर सूत्र का, और हर बार आप लिखें तो आपको याद हो जाएगा। भाजक गुणा भागफल प्लस
शेषफल। तो लगा दें, कितना हो जाएगा, 8 गुणा 5 प्लस का 3, तो आप 8 है 40 प्लस का 3 कितना हो गया, 43। ठीक है, देखो क्या आप ये जो हमने बात कही है कि ये सही है। अब देखो यहाँ से अगर देख लेते हैं कैसे, देखो संख्या कितनी 40 है, देखो सभी चीज़ यही आएगी। हमने कितने से भाग दिया, 8 से, तो 8 पंजे 40, बचा कितना, सॉरी संख्या कितनी आई थी हमारी, 43 आई थी। ठीक है, बचा कितना, 3 बचा। देखो ये हमेशा किससे, ये हमेशा क्या आएगा, ये वाला बड़ा होगा और ये हमेशा शेष वाला हमेशा छोटा। अगर मान लो यहाँ पर बचता 8 तो वो एक बार और चला जाता। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और इससे आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।